नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ये कहने को तो दोस्तों 50 होंगे, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हो, केयरफुली देखते हो, तो 250 के आसपास पॉइंट्स मैं आपके कवर अप करा दूंगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन से कम 2 से 3 एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगा आपको। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। प्राचीन भारत का इतिहास आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ इसी एक वीडियो से। तो पूरा आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो आप लोग तो थोड़ा सा दुख होता है। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ऐसी सीरीज़ में कंटिन्यू कर पाऊँ आगे। तो वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आने वाले समय में जो इसका अगला पार्ट आए, चाहे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हो, उसको भी आप लोग आसानी से उसका भी नोटिफिकेशन पा पाएँ और डिटेल में समझ पाएँ। तो पूरा आपको ध्यान से देखना है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केयरफुली देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ऐसे ऐसे करके बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अभी ये प्राचीन भारत का इतिहास है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास जानेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि आप सबको पता है जब भी इतिहास पढ़ना आप स्टार्ट करते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता से एकदम शुरुआत से शुरू करते हो, ठीक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों कई अलग अलग जगहों की खोज हुई। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, तो इन सब के बारे में अभी हम लोग जानते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुरकोटदा में मिले हैं। कहाँ पर? सुरकोटदा में मिले हैं घोड़े की अस्थियों के अवशेष। अब ये सुरकोटदा कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात में ये पुरातात्विक स्थल है। गुजरात में कुछ और भी स्थल हैं, धीरे धीरे करके सब आपको जानेंगे, ठीक है। आपको कुछ बेसिक जानकारियां जान लेनी चाहिए। जैसे हड़प्पा टाइम पर दोस्तों, हड़प्पा की जो खोज हुई, हड़प्पा की खोज कब हुई? सबसे पहले 1921 में हुई। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। इसके बाद मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी जी ने की थी। 1922 में की थी। इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कालीबंगा आया, धौलावीरा आया, लोथल आया, ठीक है। लोथल भी एक पुरातात्विक स्थल है, इंपॉर्टेंट है। लोथल की खोज किसने की थी? SR राव जी ने की थी। SR राव, शिकारीपुरा रंगनाथन राव, गुजरात में स्थित है। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। लेकिन अगर करें और ज़्यादा डिटेल में खुदाई किसने कराया, उत्खनन किसने कराया, तो आगे चल करके BK थापर और BB लाल ने कराया, ठीक है। इसको और अच्छे से खुदाई करवाई कालीबंगा की, ठीक है। और इसके बाद धौलावीरा की अगर बारे में बात करें, धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा गुजरात में है। और इसको किसने खोजा था? इसको RS बिष्ट ने खोजा था 1990-91 में। क्लियर। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये तो सही है। अगला, उन्होंने लकड़ी के बक्सों में अनाज भंडारित किया था। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। देखिए, कुछ हद तक तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये सिर्फ जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें देखिए पश्चिम बंगाल नहीं होगा, ठीक है। अगर पश्चिम बंगाल आप लोग देख ही रहे हैं इंडिया के मैप में कहाँ पर स्थित है, इस वजह से पश्चिम बंगाल की वजह से ये गलत हो जा रहा है। सिंधु के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही पूरा करेक्ट है, तो ए ऑप्शन लगा दीजिए। अगला देखते हैं, मोहनजोदाड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है दोस्तों मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतक को क्या कहते हैं? मुर्दा कह सकते हैं। तो मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कह सकते हैं। माउंट ऑफ द डेड, क्या? माउंट ऑफ द डेड, इसे मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ठीक है। हड़प्पा की खोज के 1 साल बाद। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। किसने की थी इसकी खोज? तो इसकी खोज दोस्तों की थी किसने? शिकारीपुरा रंगनाथ राव, जिनका शॉर्ट फॉर्म में SR राव कहते हैं। शिकारीपुरा रंगनाथ राव जी,
ठीक है, लोथल की खोज की थी। कब की थी? 1954 में की थी, 1954 में इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? इनमें से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था? तो दोस्तों जो धौलावीरा है ये 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है धौलावीरा, और ये 3 भागों में डिवाइडेड था, ठीक है, उस टाइम पर। इसे दोस्तों वहाँ पर कोट द टिम्बा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट द टिम्बा, कोट द टिम्बा, ठीक है, याद रखना आपको। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो धौलावीरा की खोज अभी मैंने आपको बताया RS वेस्ट ने की थी, RS वेस्ट जी ने की थी। अगला 1990-91 में। अगला, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इंद्र देवता किसके देवता हैं? वर्षा के देवता हैं, वर्षा व चक्रवात के देवता हैं, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपवेद नहीं है इनमें से कौन सा, ये पूछा गया है। तो देखिए धनुर्वेद जो होता है ये उपवेद होता है, शस्त्र शास्त्र जो होता है ये भी उपवेद होता है, आयुर्वेद जो होता है ये भी उपवेद होता है, लेकिन योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका तो मैंने नाम ही नहीं सुना। देखिए वेद होते हैं, वेद का नाम आपने सुना होगा, 4 वेद होते हैं, ठीक है। 4 वेद होते हैं। कौन कौन से 4 वेद होते हैं? 4 वेद में यजुर्वेद होते हैं, अथर्ववेद होते हैं, सामवेद होते हैं और ऋग्वेद होते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना होता है, ठीक है, और उपवेद भी 4 ही होते हैं। उपवेद में 4 वेद कौन से हैं? उपवेद में है दोस्तों आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या जिसे स्थापत्य वेद कहते हैं, और शस्त्र शास्त्र वेद कहते हैं जिसे धनुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 उपवेद होते हैं और 4 वेद होते हैं, याद रखिएगा। 18 पुराण होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर योग वेद करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? देखिए ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। किसको? सावित्री को। अगला, पंचगव्य, पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है पंचगव्य में? देखिए पंचगव्य का क्या मतलब है? पंचगव्य का मतलब हुआ दोस्तों कि गाय से संबंधित 5 ऐसे तत्व। देखिए गाय को दोस्तों बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता था उस टाइम पर। तो गाय से संबंधित 5 ऐसे शुद्ध चीज़ें कौन कौन सी हैं? गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ घी, और गाय का गोबर, गौमूत्र, ठीक है, और एक दही, ठीक है। तो ये 5 हुआ, पंचगव्य इन्हें कहा जाता था। किसे किसे? गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ दही, और गाय के दूध से बना हुआ घी, फिर गौमूत्र और गाय का गोबर। तो ये 5 पंचगव्य कहलाते थे। इसमें से देखिए कौन सा नहीं है जी? तुलसी। तुलसी जो है ये सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। क्लियर बिल्कुल। अगला देखते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण तो आप जानते ही हो। इसमें मांडवी किसकी पत्नी थी? देखिए अयोध्या के राजा दशरथ, इनकी 3 पत्नियां थी। कौन कौन? कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। और इनके 4 बेटे थे। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी की पत्नी का नाम सीता, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला, और भरत जी की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी। यहाँ पर यही मांडवी पूछा गया था, मांडवी। और शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? श्रुतकीर्ति। क्या? श्रुतकीर्ति, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चारों भाइयों के नाम और उनकी पत्नियों का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? महाजनी प्रथा का उल्लेख किस में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया था सबसे पहली बार, ठीक है। इसमें सूदखोर को दोस्तों कुसीदिन कहा गया, कुसीदिन, सूदखोर को। अगला क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? ये भी आपको पता ही होगा, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो। 18 दिनों तक चली थी महाभारत की लड़ाई। कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी। अच्छा, किसके लिए हुई थी? किस जगह के लिए, या किस कहें कि सिंहासन के लिए हुई थी? तो हस्तिनापुर के लिए, हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए हुई थी लड़ाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है जी? हरियाणा में है। चलिए अगला देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये के मूल पाठ हैं, के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके हैं ये आपको बताना है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ये दोस्तों यजुर्वेद में ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, ठीक है, यजुर्वेद में, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पर ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेद ही आया था।
सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में ही उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। अगला देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अभी मैंने आपको बताया ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अगला, वेदों के ग्रंथ प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के ग्रंथ प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के ग्रंथ के प्रकरण को दोस्तों कहा जाता है ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। जो गद्य के प्रकरण करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर कौन सा स्थित था? ठीक है, तो बोध गया। बोध गया दोस्तों ये निरंजना नदी के किनारे था। और बोध गया क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोध गया में दोस्तों महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन भी है। चलिए, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले जन्म हुआ लुम्बिनी में। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। सारनाथ वाराणसी में। कुशीनगर ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर इनका कहें कि निधन हुआ। ठीक है, इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ और महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उस स्थल का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में, जो कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अगला देखते हैं, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया, या कहें कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? तो बोध गया में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट मिल रहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं एग्जाम्स में। आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर भी करते चलो, कमेंट करते चलो आंसर, आपके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा हो आप आंसर करते चलो। चलिए अगला देखते हैं, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? जी देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? सारनाथ में पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में क्या हुआ था? उपदेश दिया था। ये देखिए डी वाला ऑप्शन मिल रहा है, ये करेक्ट है। उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? नहीं, सारनाथ में नहीं। कहाँ पर? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, सारनाथ में ज्ञान नहीं, बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जी को या गौतम को किस रूप से जाने लगा? तो देखिए गौतम को बुद्ध के नाम से जाने लगा, तो गौतम बुद्ध कहलाए ज्ञान जब प्राप्ति हो गई तब। ठीक है, अगला, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, परिवर्तन कहा गया। और हिस्ट्री की वीडियो में दोस्तों जल्द ही आपको बुद्ध और जैन धर्म पर अलग अलग सेपरेट वीडियो मिलेगी। वैसे तो सभी टॉपिक पर अलग अलग कवर कराया गया है, लेकिन महात्मा बुद्ध जी के बारे में और जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में ये वीडियो छूट गई है। इस पर भी प्रोवाइड कराई जाएगी वीडियो कोर्स में। ओके, चलिए अगला देखते हैं, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? परिनिर्वाण या कहें इनका निधन कहाँ हुआ? ठीक है, तो कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में, जो कि कुशीनारा के नाम से जाना जाता था और मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला, गौतम बुद्ध ने डाट में धम्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन जो है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र भी कहा जाता था, इसमें उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। तो ये क्वेश्चन वही है, बस घुमा फिरा कर पूछा गया है। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप इसको बहुत ही केयरफुली देखिए कि क्वेश्चन किस किस टाइप से बदल कर पूछे जा सकते हैं। अगला, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? देखिए त्रिपिटक में क्या क्या होता था? त्रिपिटक में दोस्तों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होता था। ठीक है, ये त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है। अभी जैन धर्म में हम आगे अलग बताएंगे दूसरा। ये त्रिपिटक याद रखिएगा बौद्ध धर्म के मुख्य धर्म है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा नहीं है? अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, ठीक है, विनय पिटक भी है, उपासका पिटक ये नहीं है। तो ये देखिए ये नहीं है पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन दोस्तों एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। ये कुषाण के जो शासक कनिष्क हुआ करते थे उनके टाइम के थे। ठीक है, उनके समकालीन थे। चलिए अगला, इन्होंने किसकी रचना की थी? ये भी पूछा जा सकता है। देखिए ये किसकी रचना किए थे जो नागार्जुन थे? तो इन्होंने दोस्तों प्रज्ञा पारमिता सूत्र,
प्रज्ञा पारमिता सूत्र की थी। और इसमें शून्यवाद जो है इसका भी इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। जब हम लोग डिटेल में वीडियो जब इसके लिए जानेंगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन आंसर है, टाइम का बाउंडेशन है, ठीक है। अगला, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित किस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके आप पहले बताइए फिर मैं बताऊंगा। कौन सा शहर है जो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। काशी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र। अगला, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध जी के निजी चिकित्सक थे? उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो राजा बिंबिसार के हुआ करता था शासनकाल में, दरबार में? तो दोस्तों जीवक, क्या नाम था? जीवक नाम था, ठीक है, जीवक। अच्छा, बिंबिसार जो थे इनके बेटे का नाम अजातशत्रु ने इनको मारा, अपने बाप को मारा और गद्दी हासिल कर ली। अगला, पहले जैन तीर्थकर कौन है? पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार इसको आपने पढ़ा होगा, पहले 24वें 23वें तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए ऋषभ देव जी जो थे ये पहले जैन तीर्थकर थे। महावीर स्वामी कौन से थे? महावीर स्वामी जी दोस्तों ये 24वें थे, 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जैन धर्म का इन्हीं के टाइम पर हुआ, ठीक है। किसके टाइम पर? महावीर स्वामी जी के टाइम पर। और 23वें कौन थे, यानी इससे पहले, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले पार्श्वनाथ जी थे, ठीक है। तो उनका भी नाम याद रखना है, कभी कभी 23वें भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला, 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थकर कौन थे? देखिए कौन थे? महावीर स्वामी जी, यही अंतिम थे, यही 24वें थे, 24 ही तीर्थंकर हुए। अगला, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, इसका क्या अर्थ है? कैवल्य, देखिए दोस्तों, जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो वो कैवलीन कहलाए थे, इसको याद रखना है, ठीक है। कैवल्य की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी जी को। तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके कहें कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेना, ठीक है, अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही बैठ रहा है? दूसरों का अनुसरण करना नहीं, दूसरों को शिक्षा देना नहीं, दूसरों की सेवा करना नहीं, अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेना। और ज्ञान की प्राप्ति का मतलब यही हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ठीक है, अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेना। अगला, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? देखिए मैंने बताया बौद्ध धर्म में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जैन धर्म में 3 महत्वपूर्ण रत्न होते हैं, त्रिरत्न जिसे कहा जाता है। ये त्रिरत्न क्या होता है? त्रिरत्न का होता क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। क्या क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसका मतलब ये होता है सही विश्वास, सम्यक दर्शन का मतलब सही विश्वास, ठीक है। सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, ठीक है, इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सम्यक आचरण मतलब कि सही आचरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए सही विश्वास, सही ज्ञान मिल रहा है, सही व्यवहार नहीं मिल रहा है। सही विश्वास, सही पथ नहीं, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, यानी अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था, इनमें से कौन सा ऐसा था? दोस्तों सम्राट अशोक ये बहुत ही विस्तृत भाग में भारत के ये शासन किया करते थे, इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और मौर्य वंश में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अपना साम्राज्य फैलाने का नाम इन्हीं के ऊपर जाता है। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है, अशोक ने। सम्राट अशोक के बारे में बताया तो गया ही एक वीडियो में, और भी एक वीडियो मैं इस पर लाऊंगा इन पर डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर कामरूप, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। कामरूप जो है ये अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। इसके बारे में समुद्रगुप्त का एक उल्लेख मिला था और उसी उल्लेख में इसका वर्णन किया गया था, ठीक है। अगला, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज दोस्तों ग्रीस के थे, जिसे यूनान के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पहले यूनान कहा जाता था, अभी ग्रीस है। तो ग्रीस के निवासी थे और ये आए थे, ये दार्शनिक थे, ठीक है। और ये किसके उसमें आए थे शासनकाल में? भारत में किसका शासन हुआ करता था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का।
तो इसी वजह से ये भी इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से। मेगास्थनीज, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। अगला देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो अशोक की दोस्तों शाहबाजगढ़ी वाले शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। अशोक दोस्तों, सम्राट अशोक, ये जनता से डायरेक्टली संवाद किया करते थे अपने शिलालेखों के माध्यम से, ठीक है। तो जगह जगह पर इनके शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। तो 14 ऐसे बड़े शिलालेख मिले हुए हैं। इसमें से 13वां जो शिलालेख है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। और कलिंग युद्ध के बाद ही आपको तो पता ही होगा स्टोरी कि इसके बाद से इन्होंने हथियार त्याग दिया था। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। इनका जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया था, ठीक है, लाशों को देख करके। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? मुद्रा राक्षस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है ये पूछा जाता है, तो विशाखा दत्त ने लिखी है। अब ये किस भाषा में लिखी गई है? अब दोस्तों उस टाइम पर कौन सी भाषा चल रही होगी, यहाँ पर आप लोग देखो, गेस करो, संस्कृत, ठीक है। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है, ठीक है। संस्कृत का ही अपभ्रंश है पाली का और अपभ्रंश हुआ तो हिंदी आया, हिंदी को कहें कि शुद्ध हिंदी, फिर धीरे धीरे मॉडिफाइड हुआ। अपभ्रंश मतलब कि उसका एक कह लें कि गलत रूप, या कहें कि गड़बड़ तरीके से बोलना, ठीक है। हिंदी का देखिए भोजपुरी हुआ, अवधी हुआ, ठीक है, ये सभी अपभ्रंश है इसका। तो जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत, इसी से अपभ्रंश होकर के सब निकले हुए हैं, ओके। अगला, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? अशोक के प्रधान शिलालेख जो थे, मैंने बताया आपको 14 प्रधान शिलालेख या कहें बृहद शिलालेख थे। इसमें से कौन सा सबसे बड़ा शिलालेख है? तो 13वां सबसे बड़ा शिलालेख है, क्योंकि इसमें इन्होंने कलिंग के बारे में, कलिंग विजय के बारे में वर्णन किया था, ठीक है। इन्होंने कलिंग विजय कब किया था? अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में ही इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्ति की थी, ठीक है। और इसी शिलालेख से ये पता चलता है कि अशोक बाद में कैसे चेंज हुए। अगला, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? 13वां शिलालेख। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान, सबसे प्रतिमान मतलब मॉडल समझ लीजिए एक प्रकार से कि किसकी वजह से मौर्य काल जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है। जैसे अभी मैं कहूँ आपसे गुजरात मॉडल, ठीक है, गुजरात मॉडल किसकी वजह से ज़्यादा जाना जाता है? तो ऐसे ही सर्वोत्तम प्रतिमान यानी कि बेस्ट मॉडल क्या है जिसकी वजह से जाना जाता है? तो दोस्तों जब भी आप मौर्य काल आए तो अशोक का नाम तो आता ही है। अशोक का नाम आता है तो अशोक का स्तंभ भी याद आता होगा, ठीक है। अशोक स्तंभ अभी भी ये राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में है, ठीक है, अशोक स्तंभ जो है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? देखिए दोस्तों, कलिंग जो है ये उड़ीसा का पुराना नाम था, समझिए उड़ीसा जो क्षेत्र है इसी साइड में ये हुआ था, ठीक है, कलिंग हुआ करता था पहले। तो वहाँ की राजधानी क्या हो सकती है? उज्जैन तो होगी नहीं, मध्य प्रदेश में है। पाटलिपुत्र पटना में है। तक्षशिला नहीं होगा। ये तोसली जो है, तोसली ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तोसली उड़ीसा में है और ये तब वहाँ की उस टाइम पर कलिंग की राजधानी मानी जाती थी। अगला, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था, कहाँ पर था? तो ये सारनाथ में है। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है? सारनाथ में है दोस्तों। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने यहीं पर तो पहला उपदेश दिया था। अगला, देवनाम प्रिय किसे नाम दिया गया? देवनाम प्रिय किसे नाम दिया गया? किसका नाम था? तो देवनाम प्रिय दोस्तों अशोक का ही नाम था, ठीक है। सम्राट भी कहा जाता था, सम्राट अशोक, देवनाम प्रिय इनके नाम हैं। अशोक किसके बेटे थे? अशोक दोस्तों बिंदुसार के बेटे थे, बिंदुसार के बेटे थे। और बिंदुसार किसके बेटे थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे, पोते थे अशोक। अगला देखते हैं, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? मौर्य की अर्थव्यवस्था, मौर्य वंश में जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर निर्भर हुआ करती थी? तो दोस्तों कृषि अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, इन्हीं से टैक्स वसूला जाता था। अगला, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण कहाँ के निवासी हुआ करते थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के। अच्छा, कुषाण वंश का प्रमुख शासक कौन था? कनिष्क, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कनिष्क प्रथम के शासन के काल के दौरान, तो इनके टाइम पर दोस्तों चरक जो था ये प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था, ठीक है, चरक। चलिए
इन्होंने ही दोस्तों सर्जरी की शुरुआत की है, सर्जरी जो होती है अभी भी इन्हीं के नियम पर। अगला, मथुरा कला स्कूल कब से अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल जो है ये कब अपने शिखर पर पहुंचा है? तो मथुरा कला स्कूल जो है ये कुषाण कालों में ही ये चर्चे में आया था, सबसे ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है। अगला, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। पतंजलि किसके राज दरबार में हुआ करते थे? ये महान व्याकरणविद थे, ठीक है, ट्रांसलेटर थे। किसके ये समकालीन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, पतंजलि जी। और इन्होंने महाभाष्य लिखी है, महाभाष्य याद रखना है, इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, चलिए, इनके पुरोहित हुआ करते थे। अगला, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रसिद्ध महिला शासक तो ये कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। कौन? प्रभावती गुप्त, ये पहली प्रसिद्ध महिला शासिका थी। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वाकाटक नरेश रुद्रसेन की द्वितीय पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ये 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है विक्रम संवत। ठीक है, चलिए, ये 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है, यानी कि जो भी अभी वर्ष चल रहा है तो 57 वर्ष ये पीछे चल रहा है, इसमें 57 वर्ष और जोड़ देंगे तब विक्रम संवत होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, 2021 में 57 जोड़ो तो 8 7, ठीक है, 2078 विक्रम संवत चल रहा है। क्लियर। अगला, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन शासक था। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? यहाँ पर कहाँ कर लीजिएगा, हर्षवर्धन कन्नौज से पहले कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन दोस्तों ये थानेश्वर का था, थानेश्वर का शासक हुआ करता था। ठीक है, वहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेश्वर में ही हुई थी, इसको याद रखना है। ठीक है, राज्यवर्धन की जब मृत्यु हुई 606 ईस्वी में तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। ठीक है, अच्छा, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में कौन आया था? कौन प्रसिद्ध यात्री आया था? चीनी यात्री हुएनसांग आया था, हुएनसांग आया था, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल नदी का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने कराया था? तो दोस्तों चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने कराया था। एक्चुअली में दोस्तों इन्होंने अपनी गंगा घाटी में एक अभियान शुरू किया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली थी। ठीक है, और गंगे कोड की उपाधि धारण की थी। किसकी? गंगे कोड की उपाधि धारण की। फिर गंगे कोड चोलपुरम नामक एक राजधानी भी बनाया। क्या राजधानी बनाया? गंगे कोंड चोलपुरम नाम की एक राजधानी बनाया। फिर उसी राजधानी के पास में ही इसने चोल गंगम नाम से एक झील का निर्माण कराया, जिसे चोल झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये राजेंद्र प्रथम की काम थे। क्लियर बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास के, प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। कभी और टाइम मिला तो कभी और पार्ट 2 का ही वीडियो लाऊंगा प्राचीन इतिहास से ही, लेकिन अभी जो अगला पार्ट आएगा वो मध्यकालीन भारत का इतिहास का आएगा, उसके बाद जो आएगा वो आधुनिक भारत का इतिहास होगा। लेकिन इन सब को पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए वीडियो को अगर आप लोग शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो वो वीडियो जल्द से जल्द आएगी। ठीक है, इसके अलावा आप हिंदी का वीडियो कोर्स ले सकते हो, SSC GD का वीडियो कोर्स ले सकते हो दोस्तों, इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल्स हैं, आप लोग उन सबको भी देख सकते हो। सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, सबसे कम दामों में मिल रहा है हमारे यहाँ वीडियो कोर्स, आप परचेज कर सकते हो। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप जाकर फ्री में डेमो क्लास देखो वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, इसके बाद ही आप लोग डिसाइड करो। ये सारी चीज़ें आपको MZT ऐप पर मिल जाएंगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको वीडियो कोर्स, ई बुक, फ्री में PDF वीडियोज़ सब कुछ मिलने वाली हैं, तो आप उसे परचेज कर सकते हो। SSC GD का भी वीडियो कोर्स आया है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, अभी सिर्फ 599 में है, इसका दाम जल्द ही बढ़ सकता है, तो आप इसे अभी आप परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।